अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के आज के लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में तो हमने डिटेल में बात कर ली थी और उससे रिलेटेड हमने स्पेशल फैसिलिटेशन इकोनॉमिक काउंसिल वाला जो टॉपिक था वो भी डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, इसकी पाकिस्तान की जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशंस हैं और इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस के साथ ही हम वायबल ऑप्शंस जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है और इस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में जो डिक्लाइन आया है उसकी वजह से पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और ट्रेड डेफिसिट के इंक्रीज़ होने की वजह से पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं उन पे भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन आया है। यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक डिक्लाइन की वजह से पाकिस्तान के जितने भी दूसरे लिंक्ड इंस्टीट्यूशंस थे, जो डिपार्टमेंट्स थे, उनकी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर आया है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो एग्जामिनर्स डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान की जीडीपी में इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है और कितने परसेंट पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से लिंक्ड है, और इस एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या क्या चैलेंजेस का सामना है। और दूसरा क्वेश्चन वो जो पूछ सकता है वो ये है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन के क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम मेजर क्रॉप्स देखें तो उसमें वीट, राइस, शुगर कैन, ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम टेरेन को डिस्कस करें, पाकिस्तान का जो केपीके का माउंटेनरस रीजन है और उसके अलावा जो ये बलूचिस्तान वाला रीजन है, उसमें हम बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन जो है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में लेके आ सकते हैं। मैप सेशन में हमने ये सारे डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस जो हैं वो डिस्कस भी किए थे, आज भी हम इस टॉपिक में उनको डिस्कस करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपने 2024 के स्टैटिस्टिक्स और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सर्वे है 2023-24 का, उससे हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि करंटली जो है वो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या सिचुएशन है। अगर आपने प्रीवियस टॉपिक स्टडी कर लिया है स्पेशल इकोनॉमिक फैसिलिटेशन काउंसिल वाला, तो वहाँ पे मैंने 5 इयर्स का आपके सामने एनालिसिस रखा था। वहाँ पे आपने देखा था कि पाकिस्तान के डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं, सर्विसेज का है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हमारा, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो थी, सबके स्टैटिस्टिक्स दिए थे। और आपने देखा था कि 2019 से ऑनवर्ड जो है इनमें फ्लक्चुएशन रही है, इनकी जो ग्रोथ थी वो थोड़ी ऊपर जाती थी, फिर नेक्स्ट ईयर जो है उससे डबल कम हो जाती थी। 2022 में हमने एक शार्प डिक्लाइन जो है अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा था। लेकिन 2023 का जो हमारे पास ईयर आता है, इसमें थोड़ा सा जो है वो चेंज आता है, और वो फाइनल आउटकम्स जो हैं वो हमारे पास 2024 में आते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर जिसकी प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन हुई थी स्पेशली 2022 के फ्लड की वजह से, तो 1 साल 1.5 साल में थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे आई है। हमारे पास जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि उसकी कंट्रीब्यूशन जो हमारी जीडीपी में थी वो 19% थी, 19 to 20%। लेकिन 2024 में ये परसेंटेज, ये कंट्रीब्यूशन जो है वो इंक्रीज़ हुई है, और पाकिस्तान की जीडीपी का तकरीबन 24% जो है वो कौन कंट्रीब्यूट करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब उसके अलावा पाकिस्तान की कितने परसेंट पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है, तो वर्ल्ड बैंक के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग नियरली 40%। अब अगर आप एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो ये 37.4% जो हमारी पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से लिंक्ड है, डायरेक्टली यानी कि वो फार्मिंग से एसोसिएटेड है। अब उसके बाद हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंबाइन करके अगर देखें तो तकरीबन पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 70% जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से एसोसिएटेड है।
अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब है। तो डायरेक्टली एसोसिएटेड होने का मतलब है कि वो फार्मिंग के प्रोफेशन से लिंक्ड है, लेकिन इनडायरेक्टली का मतलब है कि वो उन इंडस्ट्रीज के भी एम्प्लॉयड हैं जो एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें फूड की प्रोसेसिंग होती है या फिर कोई रॉ मटेरियल जो एग्रीकल्चर सेक्टर से लिया जाता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग के बाद जो है प्रोडक्शन जो एक नई चीज़ बनाई जाती है, तो वो उन इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है। तो इन दोनों को अगर हम मर्ज करते हैं, डायरेक्टली लिंक्ड और इनडायरेक्टली जो है, तो टोटल पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 70% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से लिंक्ड है। 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास सारे स्टैटिस्टिक्स मेंशन है कि किस तरह से पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुई है। डिफरेंट हमारे पास जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं, जैसे कि वीट है और बाजरा, बारले, ये माइनर क्रॉप्स हैं, और दूसरी क्रॉप्स हमारे पास, इनकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुई है। और ओवरऑल हमारा जो टारगेट था, क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट जो है वो अपना टारगेट रखती है कि हमने नेक्स्ट ईयर जो है वो अपने इस सेक्टर में इतनी ज़्यादा ग्रोथ जो है वो इंश्योर करनी है। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसने अपना टारगेट रखा था कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्शन है उसको इंश्योर करना है। तो ये टारगेट था हमारी गवर्नमेंट का कि 3.5% अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करेंगे। लेकिन ये तो हमारा टारगेट था हमारी गवर्नमेंट का, लेकिन एक्चुअल जो हमने ग्रोथ देखी है वो है 6.25। यही आपके पास इस ग्राफ में भी मेंशन किया गया है। ये जो पर्पल आपको कॉलम नज़र आ रहा है, ये हमारी टारगेटेड अचीवमेंट थी कि हमने इतना अचीव करना है, ये 3.5% थी। लेकिन हमने जो फाइनली अचीव की है वो है 6.25%। तो ये येलो कॉलम जो है ये आपको ये डिपिक्ट कर रहा है। बाकी यहाँ पे सेक्टर्स देखें, हमारे पास जीडीपी है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज है, इसमें हमारी जितने भी टारगेट्स थे वो हमने अचीव नहीं किए, ठीक है, उसमें हम अचीव करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारे टारगेट से तकरीबन डबल जो है उसमें हमने अपनी ग्रोथ को इंश्योर किया है। ये तो हमारे पास एक करंट सिचुएशन जो है वो मैंने आपके सामने रखी है, उसमें डिफरेंट रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं वो आपके सामने मेंशन किया है। लेकिन हमारा जो मेजर फोकस होगा आज के लेक्चर में वो ये है कि हमने देखने हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को कौन से चैलेंजेस का सामना है, और फिर इन चैलेंजेस को हमने किस तरह से मैनेज करना है, इसको काउंटर किस तरह से करना है, किस तरह की हम पॉलिसीज़ बनाएं, कौन कौन से इनिशिएटिव्स लें कि हम पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो बूस्ट करें। क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी की जो बैकबोन है वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। तो चैलेंजेस की बात करें, सबसे पहले जो चैलेंज हमारा आ जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो है हमारी गवर्नमेंट की फ्लॉड पॉलिसीज़। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर एनालिसिस के ज़रिए जो है वो पॉलिसीज़ नहीं बनाती, उसके मल्टी फेसेटेड जो इम्प्लिकेशंस होती हैं उसको मद्देनज़र नहीं रखा जाता। और दूसरी बात ये है कि जब हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है और गवर्नमेंट्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो गवर्नमेंट के चेंज होने से हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाती। हर गवर्नमेंट आती है और एक नई पॉलिसी जो है वो दे के चले जाती है। आपने प्रीवियस ईयर्स में देखा भी होगा कि एकदम से जो है हमारी जो क्रॉप्स थी, स्पेशली जो वीट की प्राइस थी, वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ की गई है। और अब न्यू गवर्नमेंट आई, उसने प्राइसेस को बहुत ज़्यादा डाउन किया है। तो ये जो क्लैश आ जाता है इसकी वजह से कुछ सेक्टर्स जो हैं उनको तो बेनिफिट होता है, लेकिन जो दूसरे, जैसे कि हमारा फार्मर है, छोटा फार्मर जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये फ्लॉड पॉलिसीज़ जो है ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से फिर हमारे जो छोटे किसान हैं वो क्या करते हैं, उनका जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनका जो इंटरेस्ट होता है वो ख़त्म होता जाता है। इसी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कम हो रही है, क्योंकि लोग इस प्रोफेशन को छोड़ रहे हैं पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी होने की वजह से, और उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस भी होता है इन फ्लॉड पॉलिसीज़ की वजह से। इसी वजह से फिर वो अपनी एग्रेरियन लैंड को, जो पहले क्रॉपिंग के लिए यूज़ होती थी, वहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रही है, वहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो हैं वो लग रहे हैं, या फिर उस लैंड को जो है वो किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में यूज़ कर लिया जाता है। अब उसके अलावा जो दूसरा मेजर इशू पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को कम कर रहा है वो है क्लाइमेट चेंज।
2022 का हमने फ्लड जो है ख़ुद विटनेस किया है कि उसने पाकिस्तान की इकॉनमी को तकरीबन $30 बिलियन का जो है वो लॉस पहुंचाया है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन हुई और हमारी जो लैंड है वो इरॉड हुई। अब देखें वो फ्लड वहाँ से पानी निकल भी गया, लेकिन उस फ्लड की वजह से जो हमारी एक तो खड़ी फसलें तबाह हुई, दूसरी ये थी कि हमारी जो फर्टाइल लैंड है उसकी फर्टिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। अब पानी वहाँ पे खड़ा रहेगा और पानी जब वो ज़मीन एब्जॉर्ब कर लेगी तो फिर वो ज़मीन जो है अगले 3-4 साल तक इस काबिल नहीं होगी कि हम वहाँ पे कल्टीवेशन कर सकें। तो ये हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो सबसे ज़्यादा जो हिट कर रही है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को कर रही है। अब दूसरा यहाँ पे फैक्टर देखिएगा, वाटर स्कार्सिटी। हमने पाकिस्तान के वाटर इश्यूज़ जो थे उसमें ये टॉपिक डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में जो वाटर टेबल है वो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन कर रहा है। पाकिस्तान वाटर स्कार्स कंट्री जो है वो बनता जा रहा है। तो वाटर स्कार्सिटी, अब देखें हमारी जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, जो हम क्रॉप्स लगाते हैं उसमें क्या है, व्हीट है, राइस है, शुगर कैन है। और इसमें दो क्रॉप्स जो हमारी आ जाती हैं, राइस और शुगर कैन की। अब ये दोनों जो क्रॉप्स हैं ये वाटर थर्स्ट क्रॉप्स हैं। अब वाटर थर्स्ट का क्या मतलब होता है, इनको फ्लडिड इरिगेशन जो होती है वो चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है इनकी कल्टीवेशन के लिए, अपनी ज़मीन को तैयार करने के लिए, अगर हमने ये क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करनी है। तो इस फ्लडेड इरिगेशन की वजह से क्या होता है कि हमारा जो पानी है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, और ये वो पानी है जो फ्रेश वाटर है, जो हम हमारे रिजर्वायर्स हैं, जो हम थोड़ा सा पानी हमारा बचा है पीने के लिए, जो रिसोर्सेज बचे हैं, और उसका भी सबसे मेजर पोर्शन जो एलोकेट होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए होता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो पानी एलोकेट किया जाता है, जो यूटिलाइज़ होता है, उसका एक मेजर चंक जो है वो वेस्ट हो जाता है। अब ये वेस्ट किस वजह से होता है कि हमारा जो इरिगेशन का सिस्टम है, जो हमने कैनाल्स बनाई हैं, वो कैनाल्स भी जो है सीमेंटेड नहीं है। हमने उनको पक्की नहरें जो है वो नहीं की, पक्का नहीं किया हुआ, सीमेंट नहीं किया हुआ उसको। तो इस वजह से हमारी ये जो सीपेज हो जाती है, पानी जो है वो ज़मीन में चला जाता है, उसकी वजह से भी क्या है कि हमारा वाटर स्कार्सिटी का मसला जो है वो बढ़ता जाता है। और थर्ड रीज़न यहाँ पे ये आ जाती है जो हम डिस्कस करेंगे, कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना टोटली डिपेंड करता है उस रिवर पे, इंडस रिवर। अब इंडस रिवर जो है इसको फुलफ़िल कौन करता है, इसमें पानी जो है वो कहाँ से दाखिल होता है, हमारे ग्लेशियर से। अब वो ग्लेशियर्स जो हिमालय के हैं सारे हमारे पास, तो अब ये ग्लेशियर्स क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है इसकी मेल्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो रही है, जल्दी जल्दी से ये मेल्ट कर रहे हैं। अब इसकी मेल्टिंग से पानी जो है, हमने क्या करना है, पानी जो बनता है मेल्ट होने से, उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हमारे पास डैम्स होने चाहिए। अब जब हम इस पानी को स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए डैम्स नहीं बनाएंगे, तो हमारे ग्लेशियर्स का पानी जो हमारे इंडस रिवर में जाना था वो क्या होता है, वो फ्लड की सूरत में ज़ाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, और वो ओशन में, अरेबियन सी में जाके जो है वो मिल जाता है। तो ये मल्टी फेसेटेड फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में वाटर स्कार्सिटी का इशू बहुत ज़्यादा सीवियर होता जा रहा है, और इससे क्या है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। और एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर प्रोडक्शन डिक्लाइन हुई तो उससे हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। अब नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पे देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन का, और साथ में ही आउटडेटेड फार्मिंग टेक्निक्स। आउटडेटेड फार्मिंग टेक्निक्स जो हम पुरानी टेक्निक से यूज़ करते हुए इरिगेशन कर रहे हैं, उससे एक तो हमारी जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट हो जाती है, यील्ड कम होती है। और हम हालांकि यहाँ पे हम फर्टिलाइज़र्स भी मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम अपने टारगेटेड यील्ड जो है वो अचीव नहीं कर पाते। उसके पीछे फैक्टर्स ये हैं कि एक हमारी फार्मिंग टेक्निक्स जो है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, हमने प्रिसीजन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं उनको अडॉप्ट नहीं किया। और दूसरी बात हमारे पास ये आ जाती है कि हमने अपने फार्मर्स को प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग नहीं दी। अब हमारे फार्मर्स जो हैं, जो बहुत
मतलब कि एजिड हैं, जो बहुत देर से इस प्रोफेशन से एसोसिएटेड हैं, जिन्होंने प्रॉपर जो है वो एजुकेशन हासिल नहीं की, तो उनको नहीं पता कि क्लाइमेट चेंज जो है, ये जो एनवायरनमेंट के चेंजिंग पैटर्न्स हैं, वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और उसको काउंटर करने के लिए हमें क्या क्या रेमेडियल सॉल्यूशंस जो हैं वो अडॉप्ट करने चाहिए। अब एक और बात आपने नोटिस की होगी कि ये जो फार्मर्स हैं, उनके पास जो थोड़ी थोड़ी ज़मीनें होती हैं, वो उस पे या तो गंदम की फसल जो है वो उगाते हैं, या फिर चावल की। अब ये दो जो है हमारे पास, हमारे फार्मर्स का इंटरेस्ट है कि इन दोनों में से किसी एक क्रॉप को जो है वो उन्होंने ग्रो करवाना है। लैंड डिग्रेडेशन उस वजह से होती है जब हम एक ही किस्म की फसल जो है ना वो बार बार उगाते हैं एक ज़मीन पे। अब यहाँ पे ये है कि हम बार बार अगर उस पे वीट की फसल जो है वो उगाते जाएंगे, तो उससे ये होगा कि जो उस ज़मीन की फर्टिलिटी है वो कम होती जाती है। उस ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको रिप्लेनिश होने का प्रॉपर टाइम जो है वो नहीं मिलता, और उसकी जो है न्यूट्रिएंट्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाते हैं। अब उस न्यूट्रिएंट्स को फुलफ़िल करने के लिए हम डिफरेंट जो है फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल मेथड्स यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो कम होती जाती है, उसका टेक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पॉइल होता जाता है। इसी वजह से हमारे पास जो मॉडर्न टेक्निक्स है, उसमें ये कहा जाता है कि हमें ऑल्टरनेट्स क्रॉप्स जो हैं वो यूज़ करने चाहिए, यानी कि एक दफ़ा अगर हमने वीट क्रॉप उगाई है, तो नेक्स्ट टाइम हम कोई बीन्स वगैरह इस तरह की कोई फसल उगाएं, जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या होगा कि डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिप्लेनिश किया जाएगा नेचुरली। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए जो है उस सॉइल की फर्टिलिटी जो है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है दोबारा से वीट की क्रॉप जो है वो उगाई जा सकती है। इस तरह से ऑल्टरनेटिंग वे में जो है, अगर हम रोटेशन करते हैं क्रॉप्स की, तो वैरायटी यहाँ पे लगाते हैं, तो उससे फिर हमारी जो सॉइल है वो उसकी डिग्रेडेशन नहीं होती, उसको नेचुरली जो है अपने न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश करने का मौका मिलता है। लेकिन इन चीज़ों के बारे में जो है हमारे फार्मर्स को नहीं पता। वो फार्मर्स जो अच्छे से एजुकेटेड नहीं हैं, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्ली जो है वो ट्रेनिंग भी नहीं की जाती। अब क्लाइमेट चेंज वाला फैक्टर हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरह से मल्टी फेसेटेड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो क्लाइमेट चेंज का फैक्टर पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर को जो है उस पे इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, आपके सामने कुछ स्टेटिस्टिक्स रखे हैं कि वो क्रॉप्स, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर था। इसी वजह से पाकिस्तान को एग्रेरियन कंट्री भी कहा जाता था, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स होती थी, जो चीज़ें हम बाहर एक्सपोर्ट किया जा करते थे, उसमें हमारी मेजरली जो थी वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ही होती थी। लेकिन हमने प्रीवियस कुछ ईयर्स में ये ट्रेंड देखा है कि वो चीज़ें जो पहले हम एक्सपोर्ट किया करते थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, अब उनको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब ये आपके पास सामने स्टैटिस्टिक्स मेंशन है। जस्ट हम राइस की क्रॉप जो है, जबकि हमारे पास जो बाकी क्रॉप्स हैं, आप वीट देख लें, वेजिटेबल्स और डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं, और इसमें क्या हुआ है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कमी आई है, और हम उनमें से कुछ चीज़ें तो इंपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसा कि हम वीट, प्रीवियस ईयर्स में हमने यूक्रेन से जो है बहुत ज़्यादा वीट जो थी वो इंपोर्ट की थी, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहा था। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसकी प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा कमी आई थी। तो फूड इनसिक्योरिटी का मसला जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास मेजर चैलेंज है वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का है, कि जब क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तो उसको फिर जब हमने मार्केट में पहुंचाना होता है, तो मार्केट तक हमारी जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो इतनी ज़्यादा जो है वो अच्छी नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब बहुत सारे हमारे पास इस तरह के रीजन्स आते हैं कि जहाँ पे रोड्स, रेलवेज़, दूसरे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमें चाहिए होते हैं अपनी क्रॉप्स को टाइमली मार्केट तक पहुँचाने के लिए, वो अवेलेबल नहीं होते, और उसकी वजह से तकरीबन हमारी क्रॉप्स का, हमारी यील्ड का 30% जो है वो लॉस हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। स्पेशली कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा देर तक जो है हम प्रिजर्व नहीं कर पाते, और उनको जैसे ही हार्वेस्ट किया जाता है उसको फ़ौरन से मार्केट में जो है वो पहुंचाना ज़रूरी होता है। लेकिन जब हम उसको टाइमली जो है मार्केट तक नहीं पहुंचाते, तो वो फिर क्या होती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो मार्केट एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज़ किस वजह से आते हैं हमारे पास? वीक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से।
अब जब से इन्फ्लेशन का इशू पाकिस्तान में हुआ है, दो जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो कमोडिटीज़ हैं, उनकी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं। अब जो हमारे फार्मर्स होते हैं, उनकी जो इनपुट कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। अब इनपुट कॉस्ट क्यों बढ़ती है कि एक तो पाकिस्तान में क्लाइमेट का इशू, उस क्लाइमेट को काउंटर करने के लिए हमें जो है फिर डिफरेंट पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, क्योंकि हमारे पास फिर क्लाइमेट की वजह से जो है ना मुख्तलिफ नई किस्म के इंसेक्ट्स जो हैं वो आते हैं, जो क्रॉप्स को टारगेट करते हैं, उसकी यील्ड जो है फिर उसको स्पॉइल कर देते हैं। इसलिए उन इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स को काउंटर करने के लिए हमें नई किस्म के पेस्टिसाइड्स जो हैं, पेस्ट वगैरह जो क्रॉप को ख़तरा उनसे होता है, तो उनको काउंटर करने के लिए हमें फिर पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं, और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए फर्टिलाइज़र्स भी जो है वो लेने पड़ते हैं। अब फर्टिलाइज़र्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, और अच्छा बीज अगर मार्केट से लेना है उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। सीड की प्राइस भी हाई हो गई, फर्टिलाइज़र्स भी बहुत महंगे हो गई, और अगर हमने अपनी क्रॉप को पेस्ट से बचाना है तो उसके लिए पेस्टिसाइड भी लेना पड़ेगा, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। तो ये जो इनपुट कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो फिर वही फार्मर वो क्रॉप बेचने जाता है, तो फिर वो यही डिमांड करेगा ना कि आप मेरे से ज़्यादा प्राइस पे ख़रीदें, क्योंकि मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आई है। तो फिर जब उसकी डिमांडेड प्राइस पे उससे फसल नहीं ख़रीदी जाती, तो वो फिर डिमोटिवेट होता है। लेकिन अगर हाई कॉस्ट पे हम उससे उसकी फ़सल ख़रीद भी लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारा जो आम तबका होता है उस पे बर्डन आता है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, कि इससे हमारी सोसाइटी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह का अनरेस्ट जो है वो क्रिएट होता है, और सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट होती है। अब उससे बड़ा चैलेंज ये आ गया है हमारे पास पॉलिसी और गवर्नेंस का। अब यहाँ पे देखें कि जब से 18th अमेंडमेंट आई है, 18th अमेंडमेंट के बाद क्या किया गया है कि हर मुल्क जो है वो अपनी अपनी पॉलिसी बनाता है। अब फेडरल लेवल पे किसी और किस्म की पॉलिसी बन रही होती है, पंजाब अपनी बनाता है, सिंध अपनी बनाता है। तो फिर इस तरह से भी हमारे जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। और दूसरी तरफ ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को नहीं लेके आ रही, उसको मॉडर्नाइज़ करने के लिए उसने कोई भी जो है प्रॉपर्ली काम नहीं किया। अब मैं यहाँ पे आपको ज़रा बताऊँ कि गवर्नमेंटल लेवल पे ना एक हमारे पास डिपार्टमेंट होता है, R&D का डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब इसका क्या काम होता है कि मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह जो हैं उस पे रिसर्च करे और डेवलपमेंट के लिए काम करे। अगर हम R&D डिपार्टमेंट पाकिस्तान का देखें, तो पाकिस्तान इस डिपार्टमेंट के लिए जो बजट एलोकेट करता है वो बहुत कम होता है। अगर मैं आपको 2023 के स्टेटिस्टिक्स 4 के स्टेटिस्टिक्स बताऊं, तो पाकिस्तान के बजट में जो R&D के लिए बजट एलोकेट किया था वो हमारे पास आ जाता है 0.1644%। देखें, सिर्फ इतना। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखें तो वहाँ पे है कि R&D का आपका बजट मिनिमम 5% और मैक्सिमम 15%, यानी 5 to 15% बजट जो है वो आपने अपने R&D डिपार्टमेंट के लिए एलोकेट करना है, ताकि आपके मुल्क के डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनमें जिद्दत लेके आई जा सके। वहाँ पे रिसर्च, जब ये R&D डिपार्टमेंट आपका न्यू न्यू टेक्निक्स पे रिसर्च करेगा और आपके डिफरेंट सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए पॉलिसीज़ बनाएगा, तो फिर ही आपके सेक्टर्स ग्रो करेंगे। लेकिन अगर हम इसको प्रायोरिटाइज़ ही नहीं कर रहे, अपना बजट देखें हम कितना कम एलोकेट कर रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो मिनिमम 5 है, और हमारा यहाँ पे 0.5% भी हमने जो है वो एलोकेट नहीं किया। चैलेंजेस तो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें जो है किस तरह के मेजर्स लेने चाहिए ताकि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप कर सकें। लेकिन मेजर्स पे जाने से पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ क्यों करना है, उस पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों करना है। हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स भी तो हैं, टेक इंडस्ट्री है, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर है,
लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर पे हम इतना ज़्यादा फोकस क्यों करते हैं? सबसे बेसिक रीज़न इसकी ये है कि एक ही तो सेक्टर हमारा थोड़ा-सा डेवलप्ड है और वो कौन-सा है? एग्रीकल्चर सेक्टर। क्योंकि पाकिस्तान, जब हम हिस्ट्री डिस्कस करते हैं वहाँ पे भी हमने ये चीज़ मेंशन की थी कि सब कॉन्टिनेंट के 2 रीजन्स, एक हमारे पास वो रीजन जो इंडिया के हिस्से में आया है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा हुई थी। क्योंकि वहाँ पे इतनी फर्टाइल लैंड नहीं थी कि वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को बेस्ट किया जाता। लेकिन जो वो हिस्सा जो पाकिस्तान, वो ज़मीन जो पाकिस्तान के हिस्से में आई है, यहाँ पे फर्टाइल लैंड थी, इसलिए जो ब्रिटेन थे उन्होंने भी इस रीजन को जो है यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया था और इरिगेशन सिस्टम जो है वो यहाँ पे बनाया था, कैनाल्स वगैरह बनाई थी। तो ये जो रीजन है पाकिस्तान का, यहाँ पे पार्टीशन से पहले ही एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो थोड़ा सा डेवलप था, इस पे काम हुआ था। हमारी जो आवाम थी वो ज़्यादा एसोसिएटेड थे एग्रीकल्चर सेक्टर से। इसलिए जो हमारे पास एनालिस्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि हमें, यानी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उसने अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंश्योर करनी भी है तो वो एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो है वो डेवलप करे, क्योंकि उससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो और ज़्यादा डेवलप होगा। और ये हमारे पास एक थोड़ा-सा पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बना हुआ है, तो यानी हमें उसको एक नए सिरे से चीज़ शुरू करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि जो चीज़ें हमारे पास पहले हैं उसको थोड़ा बेहतर बना के जो है हम सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने से हमारी जो फूड सिक्योरिटी का मसला है वो हल होगा। पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है। 2017 के स्टैटिस्टिक्स देख लें और 2023 की जो सेंसस के स्टैटिस्टिक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा एक ह्यूज डिफरेंस देते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कितनी तेज़ी से हो रही है। तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर करते हैं तो उससे हम पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का मसला जो है उसको हल कर सकेंगे। उसके अलावा यहाँ पे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी का बैकबोन है, क्योंकि पाकिस्तान की जीडीपी का सबसे ज़्यादा जो चंक 24% जो कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ से आती है? हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से। और अगर हम इसी को और बेहतर करते हैं तो ये 24 का जो डिजिट है हम इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं और इससे हमारी जीडीपी जो है वो बेहतर होगी। अब यहाँ पे देखिए, इससे हमारी सिर्फ जीडीपी बेहतर नहीं होगी, इससे क्या होगा कि हम जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी हमने ऊपर देखा ना कि कुछ वो चीज़ें, वो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो पहले हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे, हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे थोड़ा सा फोकस करते हैं तो हम चीज़ें क्या करेंगे, इंपोर्ट करना शुरू करेंगे। अब इस इंपोर्ट से क्या होगा कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेहतर होंगे, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कर्टेल होगा और ट्रेड डेफिसिट के कर्टेल होने से हमारा जो फिस्कल मैनेजमेंट है वो बेहतर होगी। एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, इसको थोड़ा डेवलप करने के लिए हमें 2 चीज़ों पे काम करना है। सबसे पहले इन 2 चीज़ों पे काम करना है। एक तो हमने क्लाइमेट रेजिलिएंट जो है अपनी क्रॉप्स बनानी है, ठीक है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए, और उसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को इंश्योर करना है। अभी आप यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि 26th अमेंडमेंट जो दी गई है उसमें आर्टिकल 9A, यानी कि इसमें अमेंड इसको किया गया है और कहा गया है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी एक सेफ़ एनवायरनमेंट की प्रोविज़न जो है ये भी एक इंसान का बेसिक राइट है। इसका मतलब ये है कि अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सीरियस हुई है हमारे एनवायरनमेंट को लेके। अब दूसरी बात हमारे पास ये आ जाती है कि हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है उसमें इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। इस एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज़ करना है। सीपेक के प्रोजेक्ट्स के अंडर जो है हमने चाइना के साथ डिफरेंट एग्रीमेंट्स भी किए हैं, जिसके ज़रिए वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा और इसमें जो मॉडर्नाइजेशन है उसको यकीनी बनाएगा। अब हम लास्ट पे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वाएबल ऑप्शंस हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करके पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर कर सकते हैं और जो चैलेंजेस हैं हमारे उनको काउंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारा अडॉप्ट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं इनका क्या मतलब है कि हमने अपने सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को अडेप्ट करना है
अब इसमें अडेप्टेशन हम किस तरह से लेके आ सकते हैं? सबसे पहले हम करेंगे प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग के लिए हमने क्रॉप रोटेशन करनी है। क्रॉप रोटेशन का क्या मतलब होता है, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि सिर्फ एक ही फसल जो है आपने बार बार ग्रो नहीं करवानी, बल्कि ऑल्टरनेशन करनी है, रोटेशन करनी है। एक दफ़ा अगर वीट क्रॉप है तो नेक्स्ट टाइम आप कोई ऐसी क्रॉप लगाएंगे जिससे हमारी सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खुद ही से रिप्लेनिश हों बाय नेचुरल मीन्स। इससे हमारी सॉइल जो है वो डिग्रेड नहीं होगी, उसकी जो फर्टिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। उसके अलावा हमारे पास जो वाटर स्कार्सिटी का मसला हमने देखा था ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो वो हम किस तरह से काउंटर कर सकते हैं? हम अपनी जो फ्लडेड इरिगेशन है उस मेथड को चेंज करके हमें ड्रिप इरिगेशन पे आना होगा, स्प्रिंकलर्स पे आना होगा। अब ये ब्राज़ील जो है उसने भी यही मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। इसराइल ने इसी तरह की जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ की हैं कि वो ड्रिप इरिगेशन को यूज़ करता है, वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है। अब ड्रिप इरिगेशन से क्या होता है कि वाटर जो है वो डायरेक्टली रूट्स में इंजेक्ट किया जाता है। उससे क्या होता है कि हमारी जो रूट्स हैं वो वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब करती हैं। अब उसको जब वो एब्जॉर्ब करेंगे फिर वो ट्रांसपोर्ट बाकी पार्ट्स को करेगा, तो जब वाटर अच्छे से अवेलेबल होगा तो फिर उससे क्या होगा, हमारी क्रॉप्स की जो यील्ड है, इसकी जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छी होगी। इसके अलावा हमने क्या करना है कि हमने क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स बनानी है। अब जब प्रीवियस ईयर्स में ये होता था कि क्रॉप्स को ना बहुत ज़्यादा पेस्ट्स का ख़तरा होता था कि कीड़े मकोड़े जो हैं वो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते थे। तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसमें हम अपनी क्रॉप के जीन्स को चेंज करते हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हम अपनी क्रॉप को मॉडिफाई करते हैं कि वो खुद ही उन पेस्ट को जो है वो किसी न किसी तरह डील कर ले, हमें पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दूसरी तरफ अगर हमने क्लाइमेट रेजिलिएंट बनानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब ये देखें, जो हमारे पास बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधियाँ चलती हैं, इंटेंसिटी होती है उसमें हवा, जो विंड पैटर्न्स होते हैं, तो उससे हमारी फसल जो होती है वो खड़ी हुई फसल जो है वो तबाह हो जाती है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक वायबल ऑप्शन ये है कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर आपकी फसल, गंदम की फसल देख लें, अगर उसका साइज़ बड़ा है तो जब हवा आती है, बहुत तेज़ आंधी आती है, तो ये जो साइज़ बड़े होने की वजह से है, तो ये क्या होती है, बह जाता है, ठीक है। उसका साइज़ जो है लंबा होने की वजह से वो इंटेंसिटी जो है विंड की उसको बियर नहीं कर पाता और ये टूट भी जाता है और या फिर एक साइड को जो है झुक जाता है। अब इसके लिए हमें जो ऑप्शन दिया गया है वो ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हम ऐसे जीन्स यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करें कि क्रॉप का जो साइज़ है वो छोटा हो। अगर इसका साइज़ छोटा होगा तो हवा जो है अगर उसका पैटर्न इंटेंस भी है, लेकिन हमारा ये छोटा साइज़ जो है वो उसको बियर करेगा और उसके टूटने का जो ख़तरा है वो कम होगा। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स जो हैं उनको डेवलप किया जाए। अब ये देखें, अगर हम अपने इस सिस्टम का एनालिसिस करें जो करंटली पाकिस्तान में राइट है, तो एक हमारे पास आ जाता है मिडल मैन। मिडल मैन जिसे आड़ती कहते हैं, उस आड़ती की वजह से हमारा जो छोटा फार्मर है उसको फ़ायदा नहीं होता बल्कि उसको नुकसान होता है। ये आड़ती क्या करते हैं, सस्ते दामों उन किसानों से जो है वो चीज़ें ख़रीद लेते हैं, उनकी फसलें ख़रीद लेते हैं और मार्केट में आके जो है वो महंगे दामों बेचते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि हमारा जो छोटा किसान होता है उसको डायरेक्टली मार्केट तक एक्सेस हासिल नहीं होती। तो इस वजह से अब ये हमारे पास ऑप्शन है और कीनिया जो है इसी ऑप्शन को यूज़ करता है कि उसने फार्मर्स को सपोर्ट किया है और फार्मर्स ने खुद ही अपने जो है वो कोऑपरेटिव्स बनाए हैं। कलेक्टिवली जो है वो क्या करते हैं, फिर चीज़ों को ख़रीदते हैं एक दूसरे से और उसको फिर जो है वो मार्केट में बेचा जाता है, या एक दूसरे को खुद ही जो है वो किसी न किसी तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं और मार्केट तक उनके जो एक्सेस है वो इंश्योर की जाती है। तो ये जो मिडल मैन है उसको निकाल दिया जाता है। इसीलिए अब भी यही ऑप्शन दिया जाता है कि मिडल मैन, ये जो आड़ती है, उसको निकाला जाए इस प्रोसेस से, ताकि हमारा जो छोटा फार्मर है उसको फ़ायदा हो। और
अगर हमने उनकी मार्केट तक एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करना है तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, और ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब कहीं पे भी गांव वगैरह में जाते हैं तो हमने ये चीज़ नोटिस की होगी कि वहाँ के जो रोड्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, टूटे फूटे रोड्स हैं। तो अब देखें, ज़्यादातर ये जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, ये एग्रीकल्चर का प्रोफेशन है, हमारे जो विलेजेस में रहने वाले लोग हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, वही इनसे एसोसिएटेड हैं। तो वहाँ पे जब एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो उसको जब हमने शहरों में लेके आना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए। तो लेकिन हमारे जो विलेजेस हैं वहाँ पे रोड्स ही अच्छे नहीं बने हुए, तो हमें उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा, वहाँ पे रोड्स बनाने होंगे, ताकि फार्मर जो है वो अपनी क्रॉप को टाइमली मार्केट तक लेके आए और उसको बेचे, और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, हमने टारगेटेड सब्सिडीज़ देनी है। टारगेटेड सब्सिडीज़ का मतलब होता है कि जो हमारा छोटा किसान है उसको हमने सब्सिडी देनी है, उसको कम कीमत पे हमने बीज देना है, उसको सब्सिडाइज्ड प्राइस पे हमने फर्टिलाइज़र्स देने हैं। एक्चुअली होता क्या है पाकिस्तान में कि कोई भी अब जब सब्सिडी दी जाती है उसका फ़ायदा हमारे जो बिजनेसमैन और बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनको होता है, और छोटा किसान फिर बेचारा जो है उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। इसलिए हमने जो सब्सिडी की पॉलिसी लेनी है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट देनी है, उसको हमने उसमें टारगेट किसको करना है, अपने छोटे किसान को। R&D डिपार्टमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये जो डिपार्टमेंट होता है ये हमारे मुख्तलिफ सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए, उनमें रिसर्च इनोवेशन लेके आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर हम अपने पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन लेके आना चाहते हैं, इसको मॉडर्नाइज़ करना चाहते हैं, हम मुख्तलिफ ममालिक की जो सक्सेसफुल डेवलपमेंट्स हैं उनसे सीखना चाहते हैं, पॉलिसी डिफिजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपने R&D डिपार्टमेंट में ज़्यादा बजट जो है वो एलोकेट करना पड़ेगा, ताकि हम दूसरे अपने सेक्टर्स जो हैं उनको मॉडर्नाइज़ कर सकें, उनमें जो है जिद्दत लेके आ सकें।